Assalamu alaikum, dear students. How are you? All of you are fine, hopefully. Today we will complete our exercise of unit number 8, ninth class, stopping by woods on a snowy evening. Let's begin its glossary. Here are some words and their synonyms. Woods, forest, queer, strange, harness, control, downy, soft, feathery, flake, very small loose mass of snow. Comprehension. Question number 1. Who is the speaker in the poem? Answer. The poet himself is the speaker in the poem. पोइम में जो स्पीकर है, बात करने वाला है, वो शायर खुद है. Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? नज्म के पहले स्टेंसा में, पहले पैरा में पोइट किसकी तरफ इशारा करता है? द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड हु इज नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम. शायर उस जंगल के मालिक की तरफ इशारा करता है जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? वो साल की सबसे तारीख तरीन शाम को वहाँ पर क्यों रुकता है? The speaker stops there because he is fascinated by the enchanting beauty of nature. He admires it. अब वो उसकी खूबसूरती से इतना मशहूर हो जाता है, वो इतना फैसिनेट हो जाता है उससे कि वो वहाँ पर रुक जाता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसकी तारीफ करता है. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डज अ हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर? घोड़ा अपने मालिक की अगली हरकत का बेसब्री से इंतजार क्यों करता है? द हॉर्स थिंक्स इट अ मिस्टेक टू स्टे बाय द वुड्स. अब घोड़े को लगता है कि उसका मास्टर जो जंगल में रुक गया है तो ये उससे कोई गलती हुई है. वेयर देर इज नो फार्म हाउस, क्योंकि वहां पर तो कोई फार्म हाउस नहीं है जहां पर उसको ठहराया जाए. सो ही इम्पेशेंटली अवेट्स द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर. इसलिए वो बेसब्री से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतजार करता है कि वो वहां से मूव कर जाए. क्वेश्चन नंबर 5. The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? अब शायर तो इतना फैसिनेट हो गया था, उसको इतनी पसंद आ गई थी यहाँ की ब्यूटी कि वो वहाँ पर रुकना चाहता था. तो फिर वो इतनी ज़्यादा देर तक रुका क्यों नहीं? The speaker has to keep the promises he has made and has to travel a long way before the time to rest. स्पीकर के बहुत सारे मामलात ऐसे थे, बहुत सारे वादे ऐसे थे जो उसको कंप्लीट करने थे और उसको अभी आराम करने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र करना था. दैट्स वाई ही डजंट स्टॉप फॉर लॉन्ग. इसलिए वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर ना रुका. यहाँ पर एक बात और भी आ जाती है ज़िंदगी और मौत की. द थीम ऑफ डेथ एंड लाइफ, कि इंसान को अपनी मौत तक बहुत सारे वादे पूरे करने होते हैं, बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो आखिरी दिन तक अपने कामों में मसरूफ रहता है. Here is figurative language and one of them is imagery. Imagery is a construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड. अगर आपको इंसान की 5 सेंसेस याद हो जिसमें उसके 5 ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं, तो ये उसी की बात हो रही है कि इमेजरी जो होती है, इमेजेस होते हैं बेसिकली, वो आपके माइंड में जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप उसी दुनिया में पहुँच गए हैं, उसी वक्त में पहुँच गए हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे होते हैं. अगर हम विजुअल इमेजरी की बात की जाए तो ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, इसकी बात हो सकती है. ऑडिटोरी की बात की जाए तो यहाँ पर here is imagery from figurative language. Figurative language is also called flowery language. और कोई भी पोइट, कोई भी जो राइटर है वो फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल अपनी राइटिंग्स में करता है उसको ब्यूटीफुल करने के लिए. सो इमेजरी इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स used to create mental images in the mind of the reader.
अब एक रीडर है, वो पोएम पढ़ रहा है या वो कोई ऐसे पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, तो राइटर का कमाल ये है कि वो अपने लफ्ज़ों में अपने रीडर को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता है कि रीडर को ये लगने लग जाता है कि जो वो पढ़ रहा है उसकी सारी फिल्म उसके दिमाग में चल रही है। तो बेसिकली ये मेंटल इमेजेस क्रिएट करती है थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। अगर आपको याद हो तो ह्यूमन बींग्स की 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी के 5 ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर आर 5 काइंड्स ऑफ इमेजरी: विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट, टच। Visual: huge trees in the thick and dark forest. Auditory: the rustling of leaves. Smell: scent of apples. Taste: sweet and juicy oranges. Touch: rugged and rough path. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इन इमेजरी की। So there are 5 types of imagery, one based on each of the 5 senses. Robert Frost uses visual imagery when the writer describes the woods as he sees them. यहाँ पर visual imagery है, and auditory imagery when he describes the silence of the woods. यहाँ पर वो auditory imagery की बात करता है when he says the only other sounds the weep of easy wind and downy flag. अब यहाँ पर आके वो ऑडिटरी इमेजरी की बात कर रहा है। विजुअल इमेजरी एड्स टू द मूड बाय डिस्क्राइबिंग द वुड्स एज लवली, डार्क एंड डीप, एंड ऑडिटरी इमेजरी एड्स टू द पोएम बाय allowing the reader to understand the silence by the only sound being the wind and the snowflakes falling. अब यहाँ पर क्या है कि रीडर अंडरस्टैंड करता है साइलेंस को, खामोशी को। वुड्स के अंदर अगर इतनी ज़्यादा खामोशी होगी कि उसको हवा की आवाज़ भी सुनाई देगी और रुई जो जैसी बर्फ़ जो गिर रही है उसकी स्नो फॉलिंग की आवाज़ भी उसको सुनाई देगी। Imagine how quiet it would have to be to hear a snowflake fall. कितनी खामोशी है कि उसको स्नो फ्लैग की भी फॉलिंग आवाज सुनाई दे रही है। So quiet and so peaceful, no contamination from the restlessness of the world. He uses these 2 techniques to tantalize our senses and emphasize the beauty and serenity the writer feels in the woods. अब राइटर की सारी फीलिंग्स को वो जो बयान कर रहा है और उसके अलावा वो जो नेचर की ब्यूटी को एम्फोसाइज करने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये टेक्निक्स बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर एम्प्लॉय हुई हैं। So number C, underline the words and phrases that depict clear imagery in the poem. Here are some examples of imagery used in the poem in unit number 8. Woods fill up with snow, between the woods and frozen lake, darkest evening of the year, harshness bells shake, sounds the sweep, easy wind and downy flake, dark deep promises to keep. Alliteration. इमेजरी के बाद अगर हम बात करें सेकेंड टेक्निक की जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में इस्तेमाल की है, तो दैट इज एलिट्रेशन. सो व्हाट इज एन एलिट्रेशन? Alliteration refers to the repetition of the some consonant sounds in the words which are used closely together in the poem. एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को अगर पोएम के अंदर 2-3 अल्फाज में इस्तेमाल किया जाए तो वो एलिट्रेशन कहलाती है। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट uses alliteration to emphasize his sentences and emphasize the subjects of his lines. अब वो अपने जुमलों और सब्जेक्ट ऑफ द लाइन्स को एम्फसाइज करने के लिए alliteration का इस्तेमाल करता है। This draws attention to the subjects and brings out focus on those aspects of the poem. Now, here are some examples. Whose woods W का साउंड है, his house H का वर्ड यूज हो रहा है, H का लेटर, he will not see me stopping here, C and stopping S का साउंड, to watch his woods fill up with snow, W जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड स्टेंजा में कुछ भी नहीं है, थर्ड में अगेन H का साउंड है,
ओ का साउंड है और एस का साउंड है, एंड लास्ट आंसर में आपको डी का साउंड यानी डी रेपिटेशन में मिलेगा, एंड दिस इज एलिट्रेशन. मेटाफर. थर्ड टेक्निक जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है वो है मेटाफर. इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक, देन वी आर यूजिंग मेटाफर. अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें लाइक जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जो सिमिली में होते हैं, तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा बिटवीन टू थिंग्स. ही प्रूव्ड अ लायन इन द फाइट. वो जंग में एक शेर साबित हुआ, तो लाइन यहाँ पर मेटाफर है. हिज हार्ट इज रेड रेड रोज. उसका दिल एक रेड रोज है. अब यहाँ पे दिल रेड रोज तो नहीं हो सकता ना, ऑल्दो के इट हैज द रेड कलर. हार्ट में ब्लड होता है जिसका कलर रेड होता है, लेकिन यहाँ पर मेटाफर इस्तेमाल किया गया है. आइडेंटिफाई मेटाफर इन द पोएम. There are two extended metaphors in the poem. The last line of the third stanza, sweep of easy wind and downy flake. And the second metaphor is used in the last line with repetition and miles to go before I sleep. Here miles represent life's journey while sleep represents death. Now vocabulary. Here are some words opposite in meaning match the column. Village, city. Stopping, moving. Snow, water. Frozen, melt. Darkest, brightest. Sound, silence. Deep, shallow. And what about the downy? You will fill it. Circle the correct option. The poem is suggestive of profound thoughts about reality of life and death. The poem presents a conflict between poem and his friend, obligations of life and desire to escape from them. Number 3. After reading the poem, we get ready to face the challenges of life. The poem conveys to us only profound thought. Dark woods symbolize death and departure to another world. Now it's time for grammar. And here is phrase. A phrase is a group of words without a subject and verb. एक phrase वो होती है जिसमें ना तो subject होता है और ना ही object होता है. ये combination of words होती है और phrase को जुमले के बाकी हिस्से के साथ जोड़ के फिर उसका मुकम्मल meaning लिया जाता है. It doesn't give complete meaning without the other part of the sentence. For example, a man of parts about his failure, a man of work at the bus stop, in the corner station, at the railway, on the hill, at her remarks. These are the examples of phrases. So there are 8 kinds of phrases, but we will talk about only 2 types. Number 1, adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that acts as an adjective in the sentence. अगर जुमले में एडजेक्टिव का काम नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है तो बिल्कुल वही काम एडजेक्टिव फ्रेज भी करती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं तो ये फ्रेज होती है. लेकिन जब ये फ्रेज एडजेक्टिव का काम देती है तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज का नाम दे दिया जाता है. ऑफ ग्रेट नोबिलिटी, ऑफ शॉर्ट स्टेचर, विद लॉन्ग हेयर, विद ब्लू आइज. तो ये सारी क्वालिटीज बयान की जा रही हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है. Here are some adjective phrases and we have converted these adjective phrases into adjectives. He is a man of great nobility. He is a noble fellow. A boy with long hair came here. A long-haired boy came here. He lives in a house made of mud. He lives in a mud house. This is a page with no writing on it. This is a blank page. Life is not a bed of roses. Life is not rosy. आप ये देख सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज को हमने एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. अगर इसी तरह आप इन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने दोनों एग्जांपल्स हैं. So replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. He wore a turban made of silk. He wore a silky turban. Now replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. He wore a turban made of silk. He wore a silky turban. He is a man without a friend. He is a friendless man. Nobody likes a person with bad temper. Nobody likes a bad-tempered man.
It is of no use. It is useless. He is a man of sense. He is a sensible man. Here is another kind of phrase, and that is adverb phrase. An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. For example, with great speed, in a hurried manner, at this moment, in no time. Adverb phrase combination of words होती है, फ्रेज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, लेकिन जब वो ही फ्रेज एक एडवर्ब का काम करती है तो उसको एडवर्ब फ्रेज का नाम दिया जाता है. Here are some adverb phrases and with their adverbs. Ali ran with great speed. Ali ran speedily. He is busy as at this moment. He is busy now. He did it in a hurried manner. He did it hurriedly. He reached here in no time. He reached here soon. Hamza walked with slow speed. Hamza walked slowly. Now replace each of the following underlined adverbs by an adverb phrase. The pigeon flies swiftly. The pigeon flies with fast speed. He built his house there. He built his house at that place. He tried hard. He tried his best with all his might. He spoke eloquently. He spoke in an eloquent manner. Did Sarah behave well? Did Sarah behave in a good manner? Now, make 3 sentences using adjective phrases and 3 sentences using adverb phrases. Adjective phrase: a man in great difficulties came to me for help. Children like books with pictures. Ali is a man of senses. Now there are adverb phrase: he always speaks in a rude manner. Keep the bad boys at an arm's length. I thank you with all my heart. We will wind up this lesson. I hope you have understood the exercise with grammatical concepts. Now, the hadith of the day. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया, अहब्बुन नास इल्लल्लाहि ताला अनफाहुम लन्नास. अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं. इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया होता तो इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बेशुमार थे, लेकिन अल्लाह ताला को ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसका बुनियादी मकसद है इंसानियत की खिदमत करना. तो जो हकूकुल इबाद पूरे करता है अल्लाह ताला के पास बख्शिश के लिए भी वही हाजिर होता है. तो दाएं हाथ से दीजिए और बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए. इसी के साथ अपना लेसन वाइंड अप करते हैं. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.